उत्तर प्रदेश पर इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। हमारे पास ये कुछ नोट्स हैं जो इस बड़े और अहम राज्य का एक खाका खींचते हैं। आज का मिशन है कि नोट से जरूरी बातें निकालें और यूपी की एक साफ तस्वीर पेश करें। बिल्कुल। इन स्रोतों से हम देखेंगे कि नाम कैसे पड़ा, राजधानियां क्यों बदली, भूगोल कैसा है और हाँ, लोगों से जुड़े कुछ आंकड़े। ठीक है, कोशिश यही रहेगी कि मतलब भी समझे, सिर्फ तथ्य नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे हमेशा ये लगता है कि उत्तर प्रदेश हमेशा से ऐसा नहीं था। हाँ, इसका नाम कितनी बार बदला, 1836 में कुछ और, फिर 1902 में कुछ और। सही कहा। ये बदलाव असल में उस टाइम की राजनीति और प्रशासन को दिखाते हैं। अच्छा, 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत, फिर 1902 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, फिर 1937 में सिर्फ संयुक्त प्रांत, और फिर आखिर में उत्तर प्रदेश। जी 24 जनवरी 1950 को। और हाँ, अब इसी 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाते हैं। अरे हाँ, 2018 से शुरू हुआ है ये। बिल्कुल। और जैसे नाम बदला वैसे राजधानी भी, आगरा, फिर प्रयागराज, फिर लखनऊ। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं लगता कि एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी लखनऊ है पर जुडिशियल राजधानी अब भी प्रयागराज? हाँ, ये दिलचस्प है। 1836 में आगरा थी, फिर 1858 में प्रयागराज और 1935 से लखनऊ पूरी तरह से प्रशासनिक राजधानी बनी। न्यायिक राजधानी का प्रयागराज में रहना शायद वो ऐतिहासिक जुड़ाव है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की वजह से भी। अच्छा, ओके। और फिर राज्य का नक्शा भी तो बदला है। हाँ, वो भी 9 नवंबर 2000 को, जब पहाड़ी इलाके अलग होकर उत्तरांचल बना, जो अब उत्तराखंड है। जी, उत्तराखंड। भूगोल की बात चली है तो ये चौथा सबसे बड़ा राज्य है एरिया के हिसाब से। हाँ बिल्कुल, भारत का करीब 7.33% एरिया है यहाँ। लेकिन आबादी तो उससे कहीं ज्यादा है। सही कहा, क्षेत्रफल में चौथा पर आबादी में पहला। और सीमाएं देखिए, 8 राज्यों से लगती हैं, दिल्ली से और नेपाल से भी। और एक खास बात, वो सोनभद्र जिला है। हाँ, वो तो कमाल है, अकेला 4 राज्यों को छूता है। जी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये दिखाता है कि लोकेशन कितनी स्ट्रेटेजिक है। और जमीन भी तो अलग अलग है पूरे प्रदेश में। नोट्स में 3 हिस्सों का जिक्र है। हाँ, मोटे तौर पर 3 प्राकृतिक क्षेत्र हैं। उत्तर में वो भाभर और तराई वाला इलाका, पहाड़ों से लगता हुआ। जी। बीच में वो गंगा यमुना का बड़ा उपजाऊ मैदान, खेती के लिए सबसे अहम। और दक्षिण में वो पुराना पठारी इलाका है, बुंदेलखंड वाला। समझ गए। अच्छा, अब प्रतीकों पर आते हैं। राजकीय चिन्ह काफी कुछ कहता है ना? जरूर। वो जो 1938 में स्वीकृत हुआ था, एक गोले में 2 मछली, वो अवध का निशान? शायद हाँ, अवध शासन का प्रतीक। फिर तीर धनुष भगवान राम का प्रतीक मान सकते हैं। और वो लहरें, वो गंगा जमुना सरस्वती संगम की, ये सब मिलकर राज्य की मिलीजुली संस्कृति दिखाते हैं। और दूसरे प्रतीक भी हैं, बारासिंगा, सारस, अशोक का पेड़ और पलाश का फूल, जिसे जंगल की आग भी कहते हैं। ये 2011 में राजकीय पुष्प बना। अच्छा, और राजकीय खेल हॉकी है, नृत्य कथक। जी, भाषाओं में भी ये दिखता है, हिंदी पहली और उर्दू दूसरी राजकीय भाषा। हाँ बिल्कुल, ये भी उसी मिलीजुली तहजीब को दिखाता है। प्रशासनिक तौर पर देखें तो 18 मंडल और 75 जिले। जी, और 17 नगर निगम भी हैं। शहर बढ़ रहे हैं। और वो एनसीआर वाली बात भी अहम है। बहुत अहम, 8 जिले एनसीआर में हैं। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर जैसे। इसका मतलब दिल्ली का असर यहाँ तक है। विकास के मौके भी और शायद दबाव भी। बिल्कुल। और राजनीतिक तौर पे यूपी का वजन तो सब जानते हैं, लोकसभा की 80 सीटें। हाँ, ये आंकड़ा तो सबसे बड़ा है देश में। 80 लोकसभा और 31 राज्यसभा सीटें। बाप रे, यहीं से राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय होती है काफी हद तक। और यहाँ विधानमंडल भी 2 सदन वाला है। विधानसभा में 403 सीटें, विधान परिषद में 100। और इस सब का सीधा ताल्लुक यहाँ की आबादी से है। 2011 के आंकड़े तो मतलब होश उड़ाने वाले थे। हाँ, 2011 में करीब 20 करोड़ की आबादी, भारत की 16.5% से ज्यादा आबादी, देश में नंबर 1। जी। और जनसंख्या घनत्व भी बहुत ज्यादा, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जमीन पर कितना दबाव होगा? बिल्कुल, खासकर मैदानी इलाकों में। लेकिन कुछ आंकड़े चिंता भी बढ़ाते हैं, जैसे लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था। हाँ, 912 था, जबकि राष्ट्रीय औसत 943 था। और साक्षरता दर भी, वो भी कम थी। जी, 67.7%, जो राष्ट्रीय औसत 73.0% से काफी कम थी। साक्षरता में राज्य 29वें स्थान पर था।
सबसे ज्यादा आबादी प्रयागराज में और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग गौतम बुद्ध नगर में। जी, 2011 के हिसाब से तो इन सब बातों से एक तस्वीर उभरती है। उत्तर प्रदेश एक बहुत विशाल राज्य है, ऐतिहासिक रूप से परतें हैं, भूगोल में विविधता है और जनसंख्या वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अपनी चुनौतियों और संभावनाओं के साथ एक तरह से भारत का छोटा मॉडल लगता है। बिल्कुल, एक तरफ इतनी राजनीतिक ताकत, सबसे बड़ी आबादी और दूसरी तरफ साक्षरता जैसी चुनौतियां। ये सोचने वाली बात है। उत्तर प्रदेश का इतिहास भाई बहुत ही पुराना है। जैसे प्रयागराज के पास बेलन घाटी है, सोनभद्र में सिंगरौली घाटी, यहां से पुराने पत्थर के औजार मिले हैं, पूरा पाषाण काल के। और एक कमाल की बात, बेलन घाटी के लोहांदा नाला से हड्डी की बनी एक देवी मां की मूर्ति भी मिली है। जी, और ये सिर्फ पत्थर या हड्डी के टुकड़े नहीं हैं। ये हमें बताते हैं कि उस वक्त इंसान कैसे रह रहे थे, उनकी तकनीक क्या थी, और वो मूर्ति शायद उनकी कोई धार्मिक मान्यता रही हो या समाज में महिलाओं का स्थान क्या था, उसकी तरफ इशारा करती है। हाँ, सोचने वाली बात है। फिर थोड़ा आगे बढ़े मध्य पाषाण काल में तो प्रतापगढ़ के पास सराय नाहर राय में झोपड़ियों के निशान मिले हैं और कब्रें भी। एक कब्र में तो सोचिए 4 इंसानी कंकाल एक साथ, और दमदमा में एक कब्र में 3। बिल्कुल, ये दिखाता है कि अब लोग एक जगह टिक कर रहने लगे थे, छोटी छोटी बस्तियां बन रही थीं। और ये जो एक साथ दफनाने का तरीका है, इससे शायद उनके कुछ सामाजिक रीति रिवाजों का पता चलता है। ये छोटे समुदाय ही आगे चलकर बड़े समाजों की नींव बने। और अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, संत कबीर नगर में एक जगह है लहुरा देव। वहां से पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में चावल की खेती का सबसे पुराना सबूत मिला है, करीब 8000-9000 ईसा पूर्व का। और उधर मेरठ के पास आलमगीरपुर, वो हड़प्पा सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा थी। ये दोनों बातें बहुत अहम है। चावल, जो आज हमारी मुख्य फसल है, उसकी शुरुआत यहाँ हुई। ये दिखाता है कि गंगा का मैदान खेती के लिए कितना उपजाऊ और महत्वपूर्ण था। और आलमगीरपुर का मिलना ये साबित करता है कि हड़प्पा सभ्यता का फैलाव कितना ज्यादा था, पूरब में यहाँ तक। इसने बाद के शहरीकरण का आधार रखा। अच्छा, अब आते हैं वैदिक काल पे। तब इस इलाके को भ्रमर्षि देश या मध्य देश कहते थे, और रामायण की अयोध्या, महाभारत का हस्तिनापुर, ये सब यही तो हैं, महाकाव्यों की धरती। और उस जमाने के जो 16 महाजनपद थे, उनमें से 8 यही थे। काशी, कोसल, वत्स, कितने नाम हैं। सही कहा। और ये सिर्फ राजनीतिक ताकत के केंद्र नहीं थे, बल्कि ज्ञान, धर्म, संस्कृति, इन सब के बड़े गढ़ थे। यहीं पर बौद्ध और जैन धर्म भी खूब फले फूले। देखिए, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, सबसे ज्यादा वर्षावास उन्होंने श्रावस्ती में बिताए, और उनका महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। और मौर्य काल में अशोक ने जो स्तंभ बनवाए, सारनाथ का सिंह स्तंभ तो आज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। ये इस क्षेत्र के गहरे ऐतिहासिक जुड़ाव को दिखाता है। फिर आया गुप्त काल, जिसे अक्सर स्वर्ण युग कहा जाता है। कानपुर के पास भितर गांव का मंदिर है। वो भारत के सबसे पुराने ईंटों से बने मंदिरों में से एक माना जाता है। और प्रयागराज में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है, वो पत्थर पर लिखी उनकी विजय गाथा। बाद में कन्नौज शहर, सम्राट हर्षवर्धन के समय में तो वो एक शानदार राजधानी बन गया था। कन्नौज इतना महत्वपूर्ण हो गया था, उसकी लोकेशन ऐसी थी कि उस पर कब्जा करने के लिए 3 बड़ी ताकतों, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के बीच सदियों तक लड़ाई चली। उसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। ये दिखाता है कि इस इलाके पर कंट्रोल रखना कितना जरूरी समझा जाता था। मध्यकाल में थोड़ा और आगे चले तो सल्तनत के जमाने में जौनपुर शहर बहुत चमका, एक बड़ा सांस्कृतिक केंद्र बन गया था। उसे शिराज़े हिंद कहते थे, मतलब हिंदुस्तान का शिराज। जी, और ये नाम ऐसे ही नहीं पड़ा। शर्की सुल्तानों ने इसे बसाया और उनके दौर में यहाँ इल्म, अदब, संगीत, वास्तुकला सबका खूब विकास हुआ। इसकी तुलना ईरान के मशहूर शहर शिराज से होने लगी थी। वहाँ की अटाला मस्जिद आज भी शर्की आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना है। फिर मुगल काल आया, तब तो उत्तर प्रदेश मानो पूरे साम्राज्य का दिल ही बन गया। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर बसाया था, जो बाद में बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इन सब की राजधानी रहा। फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला, और हाँ, दुनिया का अजूबा ताजमहल, ये सब यही हैं। अवध भी एक बहुत महत्वपूर्ण सूबा था। बाद में लखनऊ उसकी राजधानी बनी, जो अपनी खास गंगा जमुनी तहजीब और कत्थक नाच के लिए जानी गई।
हाँ, वो मिली जुली संस्कृति, नवाबी शानो शौकत, लखनऊ की अपनी एक अलग पहचान बनी। अब आते हैं आधुनिक इतिहास पर, और यहाँ 1857 का जिक्र सबसे पहले आता है। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। इसकी शुरुआत वो चिंगारी 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से ही भड़की थी, और फिर तो ये पूरे उत्तर प्रदेश में आग की तरह फैली। बिल्कुल, हर बड़े शहर, हर इलाके में नेतृत्व उभरा। लखनऊ में बेगम हजरत महल थीं, कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बरेली में खान बहादुर खान, सब ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला। यहाँ इस विद्रोह का पैमाना और उसकी शिद्दत बहुत जबरदस्त थी। इसने वाकई ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी। और फिर जब आजादी की लंबी लड़ाई चली, उसमें भी ये क्षेत्र हमेशा आगे रहा। प्रयागराज, लखनऊ, यहाँ कांग्रेस के कितने ही महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए। 1916 का लखनऊ पैक्ट याद आता है, जहां कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आए। नेहरू परिवार का घर आनंद भवन प्रयागराज में, वो तो जैसे राष्ट्रीय आंदोलन का एक हेडक्वार्टर ही बन गया था। शाहजहांपुर के राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, काकोरी कांड, चंद्रशेखर आजाद प्रयागराज में शहीद हुए। गोरखपुर का चौरी चौरा कांड भी यहीं हुआ। हाँ, चौरी चौरा की घटना बहुत अहम थी। उसी के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ये दिखाता है कि यहाँ जो कुछ होता था उसका असर पूरे देश की राजनीति और स्वतंत्रता आंदोलन पर पड़ता था। तो ये था एक बहुत ही तेज सफर, पत्थर के औजारों से शुरू होकर आजादी की लड़ाई तक। हमने उत्तर प्रदेश के इतिहास की कुछ अहम झलकियां देखी। ये दिखाता है कि ये जमीन हमेशा से कितनी घटनाओं, कितने बदलावों की गवाह रही है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के भूगोल पर है। हमारे पास नोट्स और रिसर्च का अच्छा खासा कलेक्शन है, और हमारा मिशन है यूपी की भौगोलिक बनावट, जलवायु और संसाधनों के सबसे जरूरी पहलुओं को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी सबसे खास बात से। उत्तर प्रदेश की जो जमीन है ना, वो एक जैसी नहीं है। जी बिल्कुल। इसे 3 बिल्कुल अलग हिस्सों में बांटा गया है। हाँ, मतलब उत्तर में वो भाबर और तराई वाली पट्टी है। हाँ, बीच में विशाल गंगा यमुना का मैदान, और फिर दक्षिण में पठारी क्षेत्र। ये भाबर वाला इलाका मतलब शिवालिक पहाड़ियों के ठीक नीचे है ना जी। वो कंकड़ पत्थरों से भरा है। कहते हैं यहाँ छोटी नदियां पत्थरों के नीचे गायब हो जाती हैं। ये तो मतलब कमाल की बात है। हाँ, ये सच है। और फिर आता है तराई। अच्छा। जहाँ ये नदियां फिर से जमीन पर दिखती हैं। नम दलदली सी जमीन होती है, खासकर पूरब की तरफ। गन्ना और चावल के लिए अच्छी है शायद। बेहतरीन। लेकिन यूपी की असली पहचान तो शायद मध्य का मैदान ही है। हाँ, लगता तो यही है। बिल्कुल सही। ये मैदानी यूपी का दिल है, सबसे बड़ा हिस्सा और सबसे उपजाऊ भी। गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों ने हजारों सालों में जो मिट्टी बिछाई है उसी से बनाया ना। जी हाँ, और इसमें भी देखिए 2 तरह की मिट्टी मिलती है। अच्छा। एक तो बांगर, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, थोड़ी ऊंचाई पर होती है, जहाँ बाढ़ का पानी रोज रोज नहीं पहुँचता। ओके। और दूसरी है खादर। ये नदी के पास वाली निचली जमीन है, जहाँ हर साल बाढ़ आती है। तो मतलब नहीं, ताजी मिट्टी। हाँ, बिल्कुल ताजी और बेहद उपजाऊ। इसीलिए तो इसे भारत का अन्न भंडार कहते हैं। सही। और इसके बिल्कुल उलट है दक्षिण का पठारी हिस्सा, बुंदेलखंड वाला इलाका। हाँ, वही पुरानी सख्त चट्टानों का बना है। खनिज तो है यहाँ, पर वो पानी की कमी और पथरीली जमीन खेती को मुश्किल बना देती है। अच्छा, तो जमीन इतनी अलग अलग है। जलवायु का क्या सीन है? मैंने सुना है बारिश भी सब जगह एक सी नहीं होती। हाँ, ये बात सही है। जलवायु तो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, मतलब गर्मियां फिर मानसून वाला मौसम। लेकिन बारिश में बहुत फर्क है। जैसे पूरब से पश्चिम की तरफ आप जाएंगे तो बारिश घटती जाती है। मतलब कहाँ ज्यादा कहाँ कम? गोरखपुर के पास जो तराई का इलाका है, वहां सबसे ज्यादा, करीब 185 सेंटीमीटर सालाना। बाप रे। और पश्चिम में मथुरा के आसपास सबसे कम, सिर्फ 54 सेंटीमीटर के करीब। काफी अंतर है ये तो। और नदियों का क्या, वो भी अलग अलग हैं? हाँ, नदियों का पैटर्न भी दिलचस्प है। देखिए, हिमालय से आने वाली नदियां हैं गंगा, यमुना, घाघरा। इनमें साल भर पानी रहता है, क्योंकि ग्लेशियर्स से पिघल कर भी आता है। अच्छा, हाँ। जबकि पठार से निकलने वाली नदियां हैं, जैसे चंबल, बेतवा, केन, ये गर्मियों में अक्सर सूख जाती हैं या पानी बहुत कम हो जाता है। ओहो, तो इसका मतलब पानी की उपलब्धता साल भर एक जैसी नहीं रहती। ये तो खेती पे सीधा असर डालता होगा। बिल्कुल सीधा असर। मानसून की बारिश,
खरीफ की फसल जैसे चावल, मक्का, इनके लिए जरूरी है जी। और सर्दियों में जो पश्चिमी विक्षोभ से हल्की बारिश होती है ना, हाँ, होती है, वो रबी की फसल खासकर गेहूं के लिए वरदान है। सही कहा। और ये नदियां सिर्फ खेती के लिए ही नहीं है, पीने का पानी, और अगर आप ऐतिहासिक तौर पर देखें हाँ, तो बड़े बड़े शहर इन्हीं के किनारे बसे हैं। हाँ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज गंगा किनारे, आगरा, मथुरा यमुना किनारे। हाँ, ये तो है। और वो झीलें वगैरह भी तो हैं, वेटलैंड्स। जी बिल्कुल, आगरा की कीठम झील, जिसे सूर सरोवर भी कहते हैं, और गोरखपुर का रामगढ़ ताल, ये सब वेटलैंड्स पर्यावरण के लिहाज से बहुत अहम है। अच्छा। खेती की बात चली रही है तो सिंचाई का क्या हाल है प्रदेश में? पानी तो चाहिए ही फसलों को। सिंचाई के लिए उत्तर प्रदेश काफी हद तक, मतलब बहुत ज्यादा, नलकूपों पर निर्भर है। कितना? करीब 75% सिंचाई नलकूपों से होती है। 75%? ये तो बहुत ज्यादा है। नहरें कम है क्या? नहरें भी हैं, जैसे शारदा नहर, वो प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली है, और पूर्वी यमुना नहर सबसे पुरानी मानी जाती है। ओके। और उत्पादन में यूपी किन चीजों में आगे है? अरे उत्पादन में तो यूपी का जवाब नहीं। गेहूं, गन्ना, आलू, कुल अनाज और दूध उत्पादन, इन सब में देश में पहले नंबर पर है। वाह, मतलब कृषि प्रधान राज्य। हाँ जी। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि खनिज ज्यादा नहीं मिलते हैं। ये सच है? हाँ, ये बात भी सही है। मतलब कृषि में इतना आगे होने के बावजूद खनिज संपदा यहाँ सीमित है, और जो मिलती भी है वो ज्यादातर दक्षिणी पठारी इलाके में ही केंद्रित है। अच्छा, जैसे कोयला मिलता है सोनभद्र के सिंगरौली में, चूना पत्थर मिर्जापुर सोनभद्र में, और यूरेनियम के भी कुछ भंडार ललितपुर में मिले हैं। मतलब जो इलाका खेती के लिए मुश्किल है वही खनिज दे रहा है। हाँ, ये अपने आप में क्या कहते हैं, विरोधाभास जैसा है। और ऊर्जा, बिजली वगैरह? ऊर्जा के लिए भी प्रदेश मुख्य रूप से कोयले पर आधारित थर्मल पावर प्लांट्स पर ही निर्भर है। हालांकि बुलंदशहर के नरौड़ा में एक परमाणु ऊर्जा केंद्र भी है। अच्छा, परमाणु ऊर्जा केंद्र भी है। तो हमने जमीन, पानी, खेती और खनिजों की बात कर ली। इसका असर शायद जंगल और वन्य जीवों पर भी दिखता होगा। वन क्षेत्र कैसा है प्रदेश का? देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के हिसाब से देखें तो प्रदेश का कुल हरित क्षेत्र, मतलब जंगल और पेड़ दोनों मिलाकर, लगभग 9.23% ही है। सिर्फ 9.23%? ये तो राष्ट्रीय औसत से काफी कम हुआ ना? जी हाँ, काफी कम है, और इसमें भी असमानता है। सबसे ज्यादा जंगल सोनभद्र जिले में है और सबसे कम भदोही में। वन क्षेत्र कम है तो क्या संरक्षण के लिए कुछ खास हो रहा है? राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व वगैरह? हाँ, कोशिशें तो जारी हैं। दुधवा, लखीमपुर खीरी में वो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। एक ही है बस? हाँ, राष्ट्रीय उद्यान एक ही है, लेकिन टाइगर रिजर्व अब 4 हो गए हैं। 4? कौन कौन से? दुधवा तो है ही, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, अमनगढ़ है बिजनौर में, और सबसे नया बना है चित्रकूट में रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। अच्छा, रानीपुर सबसे नया है। और पक्षी विहार? पक्षी विहार भी कई हैं। उन्नाव का नवाबगंज, जिसका नाम अब चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार है, वो पहला था, और कन्नौज का लाख बहोसी सबसे बड़ा है। तो कुल मिलाकर देखें, उत्तर प्रदेश भौगोलिक रूप से बहुत ज्यादा विविध है। जी बिल्कुल। एक तरफ दुनिया के सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक है, तो दूसरी तरफ वो खनिज संपदा वाला लेकिन खेती के लिए कठिन पठार। हाँ, नदियां यहाँ की लाइफलाइन है, जो खेती और बसावट दोनों का आधार है। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि पर बहुत निर्भर है, जबकि खनिज संसाधन सीमित हैं और वो भी एक खास इलाके में ही मिलते हैं। यहाँ एक सोचने वाली बात ये उभरती है कि भविष्य में जैसे जलवायु परिवर्तन की बात हो रही है, तो उसका असर यूपी के इन अलग अलग हिस्सों पर कैसा और कितना अलग अलग पड़ेगा, ये देखते हुए कि पूरब से पश्चिम बारिश घटती है और उत्तर से दक्षिण जमीन इतनी अलग है। ये अहम सवाल है। या फिर ये सोचें कि दक्षिण के पठारी क्षेत्र में खनिजों का होना, जो कि खेती में उतना विकसित नहीं है, ये राज्य की पूरी आर्थिक रणनीति और जो क्षेत्रीय बराबरी का लक्ष्य होता है, उसके लिए क्या मायने रखता है। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक मशीनरी पर जी हमारे पास जो जानकारी है वो काफी विस्तार से बताती है कि भारत का ये मतलब सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य आखिर चलता कैसे है। हाँ, ये समझना जरूरी है। बिल्कुल। तो मिशन है इस जटिल सिस्टम की, कह सकते हैं, परतों को खोलना। अच्छा, शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक बनावट से। ठीक है।
राज्य बटा है 18 मंडलों में। इसमें सबसे नया है अलीगढ़ और कुल मिलाकर 75 जिले हैं। हाँ, 75 जिले, ये अपने आप में काफी बड़ी संख्या है ना? तो ये तो हुआ एक ऊपरी ढांचा, लेकिन जमीनी स्तर पर ये कैसे काम करता है? मतलब एडमिनिस्ट्रेशन नीचे तक कैसे पहुंचता है? देखिए, इसमें कई स्तर हैं। जैसे आपने मंडल बताया, तो मंडल के प्रमुख होते हैं मंडलायुक्त, जिन्हें कमिश्नर भी कहते हैं। हाँ, कमिश्नर। फिर जिले की कमान संभालते हैं डीएम साहब, मतलब जिलाधिकारी या कलेक्टर। राइट। उसके नीचे फिर तहसील स्तर पर एसडीएम होते हैं, उप जिलाधिकारी। और फिर विकास के कामों के लिए विकास खंड यानी ब्लॉक लेवल पर बीडीओ होते हैं, खंड विकास अधिकारी। ओके। और सबसे नीचे? और सबसे नीचे लोकतंत्र की जो सबसे बुनियादी इकाई है वो है ग्राम पंचायत, जिसके मुखिया होते हैं ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान। और इनकी संख्या तो बहुत ज्यादा होगी। हाँ, बहुत ज्यादा। अंदाजा लगाइए, करीब 58,194 ग्राम पंचायतें हैं उत्तर प्रदेश में। 58,000? बाप रे। जी। तो ये जो बहुस्तरीय संरचना है ना, ये बहुत जरूरी है ताकि शासन मतलब हर नागरिक तक किसी न किसी रूप में पहुंच सके। सही कहा। और राज्य स्तर पे टॉप पे कौन है? राज्य स्तर पर देखें तो प्रशासन के जो शिखर पर हैं वो हैं मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी। ये राज्य के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। अच्छा। और पुलिस बल के मुखिया होते हैं पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी। डीजीपी, राइट। हाँ। और राजस्व मतलब रेवेन्यू से जुड़े मामलों के लिए प्रयागराज में एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, राजस्व परिषद, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और एक और चीज, भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए 1975 के अधिनियम से लोकायुक्त का पद भी बनाया गया है। अच्छा। वो एक तरह से प्रशासनिक निगरानी का काम करते हैं। अच्छा, लोकायुक्त, ठीक है। तो ये तो हुई एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था। अब आते हैं कानून बनाने वाली बॉडी पर, विधानमंडल। जी, लेजिस्लेचर। उत्तर प्रदेश में जैसा कई और राज्यों में है, 2 सदन वाली व्यवस्था है, मतलब द्विसदनात्मक, बाइकैमरल सिस्टम। हाँ। पहला है विधानसभा, ये निचला सदन है, लोअर हाउस जी। इसमें जनता सीधे अपने प्रतिनिधि चुनती है। कुल 403 सदस्य, 403 निर्वाचित सदस्य। हाँ। और इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 साल उम्र होनी चाहिए जी। और इसमें सीटें आरक्षित भी हैं। 86 सीटें 84 अनुसूचित जाति के लिए और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए। हाँ, रिजर्वेशन जरूरी है प्रतिनिधित्व के लिए। बिल्कुल। और एक मजेदार फैक्ट, सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें 12 सीटें अकेले प्रयागराज जिले में हैं। अच्छा, 12 सीटें एक ही जिले में? हाँ। और सदन की कार्रवाई कौन चलाता है? स्पीकर यानी अध्यक्ष। पहले स्पीकर थे पुरुषोत्तम दास टंडन जी। जी, पुरुषोत्तम दास टंडन। तो ये हुई विधानसभा। अब दूसरा सदन, विधान परिषद। हाँ, विधान परिषद ये उच्च सदन है, अपर हाउस। और ये एक स्थायी सदन है, मतलब ये कभी भंग नहीं होता। परमानेंट हाउस। अच्छा। इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें 100 सदस्य होते हैं और इनका कार्यकाल 6 साल का होता है। 6 साल? विधानसभा से 1 साल ज्यादा। हाँ। और 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। यहाँ सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 साल है, विधानसभा से 5 साल ज्यादा। ठीक है। और इनका चुनाव कैसे होता है? ये तो सीधे जनता नहीं चुनती। नहीं, इनका चुनाव सीधे नहीं होता, तरीका थोड़ा अलग है। देखिए, लगभग 1/3 सदस्य एमएलएज द्वारा चुने जाते हैं। अच्छा, विधायक चुनते हैं। हाँ। फिर 1/3 स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका वगैरह, उनके सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। फिर कुछ सदस्य करीब 112 राज्य के स्नातकों द्वारा और 112 शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं। अच्छा, ग्रेजुएट्स और टीचर्स भी चुनते हैं, ये तो इंटरेस्टिंग है। जी। और बाकी बचे लगभग 16 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये आमतौर पर साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से होते हैं। तो इसका मकसद क्या है? मतलब इतने अलग अलग तरीकों से सदस्य क्यों? देखिए, ये 2 सदन वाली व्यवस्था काफी महत्वपूर्ण है, जहां विधानसभा सीधे जनता का प्रतिनिधित्व करती है, वहीं विधान परिषद कह सकते हैं एक तरह से अलग अलग विशेषज्ञ समूहों को प्रतिनिधित्व देती है। और ये एक समीक्षा सदन का काम भी करती है, मतलब विधानसभा से पास हुए बिलों पर यहाँ दोबारा विचार होता है। तो एक तरह से चेक एंड बैलेंस। बिल्कुल। इससे विधेयकों पर मतलब कानूनों पर ज्यादा गहराई से चर्चा हो पाती है। हाँ, कभी कभी लगता है कि प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो गई, पर ये नियंत्रण और संतुलन के लिए जरूरी है। समझ गया। तो ये विधानमंडल हो गया। अब कानून लागू कौन करता है?
कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव। जी, एग्जीक्यूटिव। राज्य के संवैधानिक प्रमुख कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होते हैं? राज्यपाल। हाँ, राज्यपाल, गवर्नर। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। हाँ। और न्यूनतम उम्र 35 साल होनी चाहिए। और इनकी शक्तियां क्या हैं? इनकी कई शक्तियां हैं, जैसे मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति करना। हाँ। और एक महत्वपूर्ण शक्ति है अध्यादेश जारी करना, ऑर्डिनेंस, संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत। अच्छा, अध्यादेश ये कब जारी होता है? ये तब जारी होता है जब विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो और किसी कानून की तुरंत जरूरत हो। ये एक तरह का अस्थायी कानून होता है। ठीक है। और पहली राज्यपाल, वो तो सरोजनी नायडू थी, है ना? जी हाँ, सरोजनी नायडू भारत की भी पहली महिला राज्यपाल थी वो। बिल्कुल, लेकिन राज्यपाल तो नाम मात्र के प्रमुख हुए। असली पावर किसके पास है? असली कार्यकारी शक्ति, रियल एग्जीक्यूटिव पावर, मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर के हाथ में होती है। वो राज्य सरकार के मुखिया हैं। और उन्हें नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल ही नियुक्त करते हैं, आमतौर पर उस दल के नेता को जिसे विधानसभा में बहुमत हासिल हो। फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल बाकी मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं और ये सब मिलकर मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहलाते हैं। और ये किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? ये पूरी मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब अगर विधानसभा का विश्वास खो दें तो पूरी सरकार को मुख्यमंत्री समेत इस्तीफा देना पड़ता है। अच्छा, और मंत्रियों की संख्या पर भी कोई लिमिट है? हाँ, एक लिमिट है। मंत्री परिषद का आकार विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। ओके। अच्छा, पहले मुख्यमंत्री कौन थे यूपी के? पहले मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। हाँ पंजी। और पहली महिला मुख्यमंत्री वो भी यूपी से ही थी? जी हाँ, सुचेता कृपलानी। और वो सिर्फ यूपी की ही नहीं बल्कि पूरे देश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अरे वाह, ये तो वाकई खास बात है। बिल्कुल। तो ये जो पूरी व्यवस्था है ना, ये बिल्कुल संसदीय प्रणाली का, पार्लियामेंट्री सिस्टम का क्लासिक उदाहरण है। राज्यपाल नाम मात्र के प्रमुख और वास्तविक सत्ता मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के पास, जो विधायिका के प्रति जवाबदेह है। एकदम सही। चलिए अब शासन के तीसरे स्तंभ न्यायपालिका पर आते हैं, जुडिशरी। जी। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट, ये तो काफी पुराना है। हाँ, बहुत पुराना है। इसकी स्थापना 1866 में हुई थी। ये देश के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है। 1866? जी। इसकी मुख्य पीठ प्रयागराज में है और एक खंड पीठ मतलब बेंच लखनऊ में भी है। ओके। और इसमें जजों की संख्या वो भी शायद ज्यादा है? हाँ, यहाँ जजों की स्वीकृत संख्या मतलब सैंक्शन स्ट्रेंथ 160 है, जो देश के सभी हाईकोर्ट्स में सबसे ज्यादा है। ये राज्य के विशाल आकार और मुकदमों के भारी बोझ को दिखाता है। जाहिर है, इतनी बड़ी आबादी है। और जज कब तक सेवा देते हैं? हाईकोर्ट के जज 62 साल की उम्र तक सेवा देते हैं। ठीक है। हाईकोर्ट के नीचे फिर? हाईकोर्ट के अधीन फिर जिलों में जिला और सत्र न्यायालय होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट्स। सिविल मामलों में ये जिला न्यायाधीश कहलाते हैं और क्रिमिनल मामलों में सत्र न्यायाधीश। अच्छा। और मुकदमों का जल्दी निपटारा हो, इसके लिए भी कुछ है? हाँ, उसके लिए लोक अदालतों की व्यवस्था है। इनमें आपसी सहमति से विवादों को सुलझाने का प्रयास किया जाता है। ये त्वरित न्याय दिलाने में काफी मददगार साबित होती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आखिर में आते हैं उस सिस्टम पर जो लोकतंत्र को बिल्कुल जमीनी स्तर तक ले जाता है, स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे संवैधानिक दर्जा कब मिला? वो 73वें और 74वें संशोधन से ना? जी हाँ, बिल्कुल। 73वें संशोधन से पंचायती राज को यानी ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को और 74वें संशोधन से शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा मिला। तो यूपी में पंचायती राज का क्या स्ट्रक्चर है? यहाँ त्रिस्तरीय मतलब 3 टियर पंचायती राज व्यवस्था है। सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, जिसके प्रमुख यानी प्रधान का चुनाव सीधे जनता करती है। हाँ, प्रधान का चुनाव तो सीधा होता है। फिर ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत होती है, जिसके प्रमुख का चुनाव चुने हुए सदस्य करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से। ओके। और सबसे ऊपर जिला स्तर पर जिला पंचायत होती है। इसके अध्यक्ष का चुनाव भी चुने हुए सदस्य ही करते हैं, मतलब अप्रत्यक्ष चुनाव। और इसमें महिलाओं के लिए आरक्षण? जी हाँ, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है, जो उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बहुत जरूरी कदम है। बिल्कुल। ये तो हुई गांव की बात। शहरों में क्या है? शहरों के लिए भी इसी तरह की व्यवस्था है। बड़े शहरों में नगर निगम होते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। हाँ, जैसे लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज। जी,
इनकी मुखिया मेयर कहलाते हैं और उनका चुनाव अब सीधे जनता द्वारा होता है। यूपी में कुल 17 नगर निगम हैं। 17 नगर निगम। हाँ, फिर थोड़े छोटे शहरों के लिए नगर पालिका परिषद होती हैं और उनसे भी छोटे कस्बों के लिए नगर पंचायतें होती हैं। तो मतलब गांव हो या शहर, हर जगह स्थानीय सरकार है। बिल्कुल। इस पूरी स्थानीय व्यवस्था का जो निचोड़ है, जो मूल विचार है, वो यही है कि जमीनी स्तर पर लोगों की भागीदारी बढ़े, उनकी जो जरूरतें हैं, जो समस्याएं हैं, उनके समाधान स्थानीय स्तर पर ही उन्हीं के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा हो सके। ये लोकतंत्र को मजबूत करने का और विकास को ज्यादा समावेशी बनाने का एक प्रयास है। सही कहा। तो इस डीप डाइव में हमने उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों से लेकर द्विसदनात्मक विधानमंडल, फिर कार्यपालिका के अलग अलग किरदारों, न्यायपालिका की बनावट और आखिर में स्थानीय सुशासन की व्यवस्था तक को मतलब संक्षेप में समझने की कोशिश की। जी, ये वाकई एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं काफी पेचीदा ताना बाना है। एक जटिल सिस्टम है जो करोड़ों लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालता है। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ शायद एक सोचने वाली बात ये उठती है कि ये जो पूरी संरचना है, जो काफी हद तक दशकों पहले बनी थी, वो आज के समय में, जब उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है और यहाँ सामाजिक आर्थिक बदलाव बहुत तेजी से हो रहे हैं, तो ये संरचना इन बदलती जरूरतों और नई चुनौतियों का सामना करने में कितनी सक्षम है और भविष्य के लिए इसमें किस तरह के अनुकूलन मतलब एडेप्टेशन की जरूरत पड़ सकती है। ये वाकई एक अहम सवाल है। मतलब क्या ये सिस्टम भविष्य के लिए तैयार है? हाँ, ये सवाल हमें आगे सोचने पर मजबूर करता है। अपने पास अर्थव्यवस्था, उद्योग, कुछ सरकारी योजनाएं, परिवहन, पर्यटन और हाँ, जनगणना के भी आंकड़े हैं। कोशिश रहेगी कि इस विशाल राज्य की नब्ज पकड़े, मतलब समझें कि यहाँ चल क्या रहा है। बिल्कुल। और देखिए, पहली बात जो सामने आती है वो ये कि यूपी भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, महाराष्ट्र के ठीक बाद। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी? हाँ, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। यहाँ कई परतें हैं, कई पहलू हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। सही कहा। अच्छा, तो जीएसडीपी में दूसरा स्थान, ये तो काफी प्रभावशाली है। कौन से क्षेत्र हैं जो इसे चला रहे हैं, मतलब किसका कितना योगदान है? देखिए, इसमें मोटे तौर पर 3 हिस्से हैं। सबसे बड़ा तो है सेवा क्षेत्र, मतलब टर्शरी सेक्टर। सेवा क्षेत्र जैसे आईटी, पर्यटन वगैरह? हाँ, आईटी, पर्यटन, बैंकिंग, ये सब। फिर आता है उद्योग और निर्माण, मतलब सेकेंडरी सेक्टर, वो करीब 24 से 26%। और तीसरा कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां, यानी प्राइमरी सेक्टर, ये लगभग 25 से 28% का योगदान देता है। अच्छा। पर दिलचस्प बात यह है कि कृषि का योगदान प्रतिशत में भले ही अब सेवा क्षेत्र से कम हो, रोजगार आज भी सबसे ज्यादा यहीं से आता है। हाँ, ये तो है, मतलब उत्पादन और रोजगार में एक अंतर दिखता है। बिल्कुल। ये एक संरचनात्मक पहलू है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। समझ गई। और इस पूरी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए राज्य का बजट कैसा रहता है? मैंने सुना है भारत का सबसे बड़ा बजट यूपी का ही होता है। हाँ, ये बात सही है। हाल के वर्षों में तो यही ट्रेंड रहा है। 2023-24 का बजट ही देखिए, करीब 6.90 लाख करोड़ का था। 6.90 लाख करोड़ बहुत बड़ा है जी। और अब ये पेपरलेस भी पेश होता है। इसमें प्राथमिकताएं भी साफ दिखती हैं, जैसे ढांचा, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट वगैरह। फिर किसान कल्याण, महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाएं, युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास और स्वास्थ्य सेवाएं। ये सब कहीं ना कहीं उस बड़े लक्ष्य से जुड़ता है जो राज्य ने रखा है, $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना। $1 ट्रिलियन, ये तो बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। अच्छा, उद्योगों की बात करें अगर, तो कानपुर का उत्तर भारत का मैनचेस्टर वाला टैग तो काफी पुराना है। हाँ, वो तो है। आज कौन से उद्योग अहम है इस लक्ष्य के लिए? देखिए, कानपुर चमड़े के लिए आज भी बड़ा केंद्र है, इसमें कोई शक नहीं। और चीनी उत्पादन में तो यूपी देश में सबसे आगे है ही। अच्छा। लेकिन जो नई तस्वीर उभर रही है, उसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के बड़े हब बन गए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पारंपरिक उद्योग भी अपनी जगह बनाए हुए हैं, जैसे सीमेंट है मिर्जापुर सोनभद्र में, कागज सहारनपुर में। हाँ, और फिरोजाबाद की कांच की चूड़ियां। बिल्कुल। और पीतल का काम मुरादाबाद में। तो ये विविधता है यूपी की औद्योगिक ताकत। और इसी विविधता को शायद एक जनपद एक उत्पाद यानी ओडीओपी योजना भुनाने की कोशिश कर रही है। ये योजना क्या है असल में?
हाँ, ये 2018 में शुरू हुई थी। इसका मकसद सिर्फ पारंपरिक शिल्प को बचाना नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। मतलब ये कि हर जिले के खास उत्पाद को, जैसे आगरा का चमड़ा है, लखनऊ की चिकनकारी, अलीगढ़ के ताले, वाराणसी की रेशमी साड़ियां, कन्नौज का इत्र, गोरखपुर का टेराकोटा, इनको ना सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना। अच्छा, ग्लोबल पहचान। जी, इससे स्थानीय कारीगरों को एक बड़ा बाजार मिलता है, उनकी ब्रांडिंग होती है और सबसे जरूरी, जमीनी स्तर पर रोजगार पैदा होता है। तो ये उस $1 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था के लक्ष्य से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण कड़ी है ये। बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जमीनी स्तर पर आर्थिक गतिविधि बढ़ाने का प्रयास। समझ गए। ओडीओपी के अलावा क्या कुछ और सरकारी योजनाएं हैं जिनका जिक्र करना जरूरी लगता है? हाँ, कई हैं। जैसे किसानों के लिए द मिलियन फार्मर स्कूल चल रहा है, जहां आधुनिक खेती की ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा। बालिकाओं के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है, जिसमें आर्थिक सहायता मिलती है। महिलाओं के लिए मिशन शक्ति है, सुरक्षा और सशक्तिकरण पर केंद्रित। युवाओं के लिए भी कुछ है? हाँ, युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है, मुफ्त कोचिंग की सुविधा। और स्वास्थ्य में आयुष्मान भारत योजना का बड़े पैमाने पर क्रियान्वयन हो रहा है। तो काफी सारी योजनाएं हैं जो सीधे लोगों को छूती हैं। जी, ये योजनाएं सीधे तौर पर लोगों के जीवन स्तर और उनकी क्षमताओं को बढ़ाने पर केंद्रित हैं। इतनी सारी योजनाएं, इतना बड़ा आर्थिक लक्ष्य, इसके लिए तो बेहतरीन कनेक्टिविटी चाहिए होगी। वो एक्सप्रेसवे प्रदेश वाला टैग जो आजकल सुनने में आता है, वो कितना सही है? परिवहन का क्या हाल है? वो टैग काफी हद तक सही बैठता है। देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ, पूर्वांचल, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ये सब चालू हैं। हाँ, ये तो है। और गंगा एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है, जो मेरठ से प्रयागराज तक जाएगा। ये बनने के बाद देश का शायद सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क यहीं होगा। अच्छा। रेल नेटवर्क तो खैर पहले से ही बहुत सघन है। प्रयागराज और गोरखपुर में जोनल मुख्यालय भी हैं। और हवाई यात्रा? हवाई कनेक्टिविटी भी तेजी से बढ़ी है। लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, अयोध्या, ये सब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। और नोएडा में जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, जो शायद एशिया का सबसे बड़ा होगा। जेवर एयरपोर्ट, हाँ, सुना है। और एक और बात, प्रयागराज से हल्दिया तक गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 1 भी है, तो जलमार्ग का भी इस्तेमाल हो रहा है। ये सब मिलकर व्यापार और लोगों की आवाजाही को बहुत आसान बनाते हैं। जाहिर है, इतनी अच्छी कनेक्टिविटी का फायदा पर्यटन को भी मिलता होगा। धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से तो यूपी बहुत समृद्ध है ही। निश्चित रूप से। यहाँ कई तरह के टूरिस्ट सर्किट हैं, जैसे रामायण सर्किट है, अयोध्या, चित्रकूट वगैरह। कृष्ण सर्किट है, मथुरा, वृंदावन। बौद्ध सर्किट है, सारनाथ, कुशीनगर। ये बहुत लोकप्रिय हैं। और ऐतिहासिक नजरिए से देखें तो आगरा का ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, ये तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। हाँ, ये तो विश्व प्रसिद्ध है। बिल्कुल। फिर लखनऊ का अपना नवाबी अंदाज है, उसकी तहजीब है। बुंदेलखंड का अपना एक अलग इतिहास और किले हैं। और वाराणसी के घाट, प्रयागराज का संगम, ये तो खैर है ही। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद से तो धार्मिक पर्यटन और भी बढ़ा है। सही बात है। आखिर में थोड़ी बात करते हैं 2011 की जनगणना के आंकड़ों की। काफी पुराने हैं, लेकिन फिर भी ये हमें आबादी के बारे में क्या बताते हैं? हाँ, आंकड़े 2011 के हैं, नए आंकड़े आने बाकी हैं, लेकिन 2011 में यूपी की आबादी करीब 20 करोड़ थी। 20 करोड़? देश में सबसे ज्यादा? जी, सर्वाधिक। और प्रयागराज में सबसे ज्यादा आबादी थी। जनसंख्या घनत्व भी काफी ज्यादा था, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। गाजियाबाद में सबसे ज्यादा घनत्व था। और लिंगानुपात? लिंगानुपात 912 था, जो राष्ट्रीय औसत से कम था। हालांकि जौनपुर जैसे जिलों में ये काफी बेहतर था, 1000 से भी ऊपर। साक्षरता दर कैसी थी? साक्षरता दर लगभग 67.7% थी। इसमें गौतम बुद्ध नगर, नोएडा सबसे आगे था और श्रावस्ती सबसे पीछे। और महिलाओं की साक्षरता? वो और भी कम थी, करीब 57.2%। इसमें कानपुर नगर सबसे आगे था और श्रावस्ती यहां भी सबसे पीछे था। और शहरी आबादी? शहरी आबादी लगभग 22.3% थी। प्रतिशत के हिसाब से गाजियाबाद सबसे ज्यादा शहरीकृत जिला था। तो ये आंकड़े दिखाते हैं कि बड़ी आबादी के साथ साथ विकास की जरूरतें और चुनौतियां भी काफी बड़ी हैं, खासकर शिक्षा और लिंगानुपात जैसे क्षेत्रों में। बिल्कुल सही। तो कुल मिलाकर देखें, उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह है जहां एक विशाल अर्थव्यवस्था है, विविध उद्योग है, जिन्हें ओडीओपी जैसी पहलों से और बढ़ावा मिल रहा है। तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, सांस्कृतिक जड़ें बहुत गहरी हैं,
पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। हाँ, लेकिन साथ ही कुछ सामाजिक आर्थिक चुनौतियां भी हैं, जैसा कि जनगणना के आंकड़े इशारा करते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर एक विचार करने लायक बात उभरती है। एक तरफ ये $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, दूसरी तरफ ओडीओपी जैसी पहलें हैं जो स्थानीय पारंपरिक उत्पादों को वैश्विक बनाने की कोशिश कर रही हैं, और तीसरा ये विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क है। तो सवाल ये है कि इन सबके बीच संतुलन कैसे बनेगा? क्या ये पारंपरिक शिल्प और उद्योग, जो हमारी सांस्कृतिक पहचान भी हैं, वो आधुनिक बाजार की तेज रफ्तार मांगों के साथ कदम मिला पाएंगे, या इस तेज विकास की प्रक्रिया में कहीं कुछ पीछे छूट जाने का खतरा है? ये देखना आने वाले समय में काफी दिलचस्प होगा। नमस्कार और द डीप डाइव में स्वागत है। आज हमारे स्रोत हमें उत्तर प्रदेश की कला, संस्कृति, शिक्षा और इतिहास के बिल्कुल दिल में ले जा रहे हैं। बिल्कुल। देखते हैं इन दस्तावेजों से इस प्रदेश की कौन सी खास बातें निकल कर आती है। बिल्कुल। ये स्रोत एक ऐसी जमीन की कहानी कहते हैं जहां सदियों से कितनी संस्कृतियां मिलती और विकसित होती रही हैं। प्राचीन इमारतों से लेकर आधुनिक संस्थानों तक, संगीत की गहराइयों से लेकर लोक कलाओं के रंगों तक। हमारा काम है इस खजाने से सबसे चमकदार नगीने चुनना, है ना? तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं वास्तुकला से। स्रोत 3 मुख्य शैलियों पर रोशनी डालते हैं: जौनपुर की शर्की शैली, आगरा की जानी पहचानी मुगल शैली और लखनऊ की नवाबी अवध शैली। लेकिन इनमें फर्क क्या है? जैसे शर्की शैली की अटाला मस्जिद में मीनारें क्यों नहीं दिखती? ये थोड़ा अजीब है। हाँ, ये दिलचस्प सवाल है। देखिए, शर्की वास्तुकला जो जौनपुर सल्तनत के दौर की है, वो दिल्ली सल्तनत से अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश दिखाती है। तो शायद इसीलिए मीनारों का ना होना या मेहराबों का थोड़ा अलग डिजाइन इसमें दिखता है। वहीं आगरा में आप जानते ही हैं, ताजमहल और किले जैसी मुगल इमारतें, वो शाही ताकत और भव्यता का प्रतीक हैं, उसमें कोई शक नहीं है। और लखनऊ के बड़े इमाम बाड़े या रूमी दरवाजे की बात करें तो अवध शैली में एक खास नफासत है। मेहराबों और गुंबदों का एक अनूठा संगम दिखता है। वो नवाबी संस्कृति की देन है। अरे वाह, हर ईंट एक कहानी कह रही है। और ये बारीक कारीगरी सिर्फ इमारतों में नहीं बल्कि रोजमर्रा की चीजों में भी झलकती है ना? जैसे लखनऊ की चिकनकारी, ये तो दुनिया भर में मशहूर है। बिल्कुल। चिकनकारी सिर्फ एक कढ़ाई नहीं है, वो एक पूरी कला परंपरा है, सदियों पुरानी। इसी तरह वाराणसी और बरेली में जरी जरदोजी का काम सोने चांदी के धागों से होता है, बहुत महीन और कीमती। फिर मुरादाबाद है, जिसे पीतल नगरी कहते हैं, वहां के पीतल के बर्तन मशहूर हैं। और गोरखपुर के टेराकोटा शिल्प को तो जीआई टैग मिला है। अच्छा, जीआई टैग? हाँ, उसकी भौगोलिक पहचान और गुणवत्ता जो है वो संरक्षित है। और हाँ, कालीन शहर भदोही को भी नहीं भूलना चाहिए। ये हस्तशिल्प सिर्फ कला नहीं है, ये लाखों लोगों की रोजी रोटी है और प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान का बहुत अहम हिस्सा है। सही कहा। और कला का एक और अहम रूप है संगीत और नृत्य। कथक का जिक्र तो आता ही है, खासकर लखनऊ और बनारस घराने। इन घरानों का असल मतलब क्या होता है, ये थोड़ा समझाएंगे? जी, घराना मतलब एक खास शैली, एक परंपरा जो गुरु शिष्य परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। कथक में जैसे लखनऊ घराना है, वो नजाकत और अभिनय पर ज्यादा जोर देता है। नवाब वाजिद अली शाह इसके बड़े संरक्षक थे। बनारस घराना थोड़ा ज्यादा तैयारी और लयकारी पर ध्यान देता है। इसी तरह शास्त्रीय गायन में भी आगरा, किराना, बनारस जैसे महत्वपूर्ण घराने हैं और इन्हीं घरानों से पंडित भीमसेन जोशी और पंडित रविशंकर जैसे भारत रत्न निकले हैं। तो ये संगीत की अलग अलग विचारधाराएं हैं, आप कह सकते हैं। अच्छा, और शास्त्रीय संगीत के साथ साथ लोक संगीत की भी तो गजब की विविधता है। स्रोत बताते हैं मिर्जापुर की कजरी, पूर्वांचल का बिरहा, बुंदेलखंड का आल्हा, ब्रज का रसिया। इनके बारे में कुछ और बताएं। क्या ये अलग अलग मौकों या भावों से जुड़े हैं? हाँ, बिल्कुल जुड़े हैं। जैसे कजरी अक्सर बरसात के मौसम और विरह के भावों से जुड़ी है। बिरहा में सामाजिक बातें या वीर रस की गाथाएं होती हैं। आल्हा तो एक पूरी वीर गाथा है जो बुंदेलखंड में बहुत लोकप्रिय है, तलवारों की कहानियां। और रसिया ब्रज क्षेत्र का है, जिसमें कृष्ण भक्ति और प्रेम का रंग है, बहुत मीठा होता है। इसी तरह लोक नृत्यों में ब्रज का चरकुला नृत्य है। उसमें महिलाएं सिर पर कई जलते दीपक रखकर नाचती हैं। अरे, जलते दीपक? हाँ, ये तो कमाल है। हाँ, देखने में अद्भुत होता है। और सोनभद्र का कर्मा नृत्य भी आदिवासी संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा है। क्या बात है। और ये सारी कलाएं और परंपराएं जीवंत होती हैं यहाँ के मेलों और उत्सवों में। हाँ, प्रयागराज का कुंभ मेला तो
वो तो दुनिया भर में जाना जाता है ना। निश्चित रूप से कुंभ मेला हर 12 साल में लगने वाला दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जमावड़ा माना जाता है। लेकिन सिर्फ कुंभ ही नहीं, बरसाना की लठमार होली का अपना ही अनूठा रंग है। आगरा का बटेश्वर पशु मेला बहुत पुराना और मशहूर है, और बाराबंकी का देवा शरीफ मेला वो कौमी एकता का प्रतीक माना जाता है। ये उत्सव सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये समाज को जोड़ने का काम करते हैं। और जोड़ने का काम तो साहित्य और भाषा भी करते हैं। स्रोत बताते हैं कि उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य का गढ़ रहा है। मतलब कबीर, सूर, तुलसी से लेकर प्रेमचंद और महादेवी वर्मा तक। क्या लिस्ट है! उर्दू का भी जिक्र है। हाँ, हिंदी यहाँ की पहली राजकीय भाषा है और 1989 से उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा मिला हुआ है। अमीर खुसरो, जिन्हें खड़ी बोली का जनक मानते हैं, वो यहीं से थे। मिर्जा गालिब का संबंध भी इसी जमीन से रहा है। और यहाँ खड़ी बोली के अलावा ब्रज, अवधी, भोजपुरी, बुंदेरी जैसी कई बोलियां भी खूब फल फूल रही हैं। ये भाषाई विविधता भी कमाल की है। और ज्ञान की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में भी स्थिति मजबूत दिखती है। स्रोतों में कई बड़े संस्थानों का जिक्र है। बिल्कुल, यहाँ 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिनमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU जैसे ऐतिहासिक संस्थान शामिल हैं। कई राज्य विश्वविद्यालय हैं और साथ ही IIT कानपुर और IIM लखनऊ जैसे विश्व स्तरीय संस्थान भी यही हैं। तो हाँ, ये प्राचीन ज्ञान भूमि आज आधुनिक शिक्षा का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। मतलब इतिहास और आधुनिकता साथ साथ चल गए हैं। और जाहिर है, इतने इतिहास और संस्कृति वाली जगह पर देखने लायक भी बहुत कुछ होगा। ताजमहल, वाराणसी के घाट तो हैं ही। हाँ, लेकिन स्रोत याद दिलाते हैं कि सूची बहुत लंबी है। प्रयागराज का संगम है, अयोध्या में राम जन्मभूमि का महत्व है, मथुरा वृंदावन कृष्ण लीलाओं से जुड़े हैं, सारनाथ जहां बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। ये सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं है, ये भारत की आत्मा के टुकड़े हैं जो उत्तर प्रदेश में बसते हैं। वाकई इन स्रोतों को देखकर लगता है कि उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि इतिहास, कला, आध्यात्म और ज्ञान का एक बहुरंगी संगम है। सही कहा। यहाँ की विविधता, चाहे वो वास्तुकला में हो, संगीत में, भाषा में या आस्था में, वही इसकी असली पहचान और ताकत है। स्रोत बार बार इसी तरफ इशारा करते हैं। बिल्कुल। और ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है। सोचने वाली बात ये है कि ये गहरी जड़ें जमाई हुई सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत आज के भागते दौड़ते आधुनिक उत्तर प्रदेश को कैसे सींच रही है, और भविष्य में ये तालमेल किस दिशा में जाएगा? ये सवाल शायद इन स्रोतों से परे हमारे अपने मन में सोचने के लिए रह जाता है। इस डीप डाइव में स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। पिछले एक साल में, मतलब अगस्त 2024 से अगस्त 2025 तक क्या-क्या मुख्य बातें रहीं? हाँ, एक साल का लेखा जोखा कह सकते हैं। बिल्कुल। हमारे पास जिलों के हिसाब से कुछ खास तथ्य हैं, सरकारी योजनाएं हैं, इकोनॉमी पर अपडेट्स हैं, और जो हाल में बड़ी घटनाएं हुई हैं, उन सब पर काफी जानकारी है। और देखिए, इस डीप डाइव का जो हमारा मिशन है वो है उत्तर प्रदेश की ये जो नई तस्वीर उभर रही है ना, एक बड़ी आर्थिक और सांस्कृतिक शक्ति के रूप में, उसे समझना। सही बात है। चलिए खोलते हैं इसे। ये देखना तो बड़ा ही दिलचस्प है कि कैसे कुछ शहर तो बिल्कुल भविष्य के भारत के मॉडल जैसे बन रहे हैं। बिल्कुल। और ये जो स्रोत है हमारे पास, वो दिखाते हैं कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और जो पॉलिसी इनिशिएटिव है, उनका एक बड़ा दिलचस्प सा मिश्रण आकार ले रहा है वहां। ये कोई अचानक नहीं हो रहा। हाँ, ये शहरों वाली बात, इस पे थोड़ा और बात करते हैं। अयोध्या को ही ले, उसे भारत की आध्यात्मिक राजधानी बनाने की बात चल रही है। और वहां जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका विस्तार भी हो रहा है। हाँ, फिर गौतम बुद्ध नगर, मतलब नोएडा, देश का पहला AI सिटी। ये तो बड़ी खबर है। बहुत बड़ी। और जेवर में जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, हाँ, एशिया का सबसे बड़ा कह रहे हैं उसे। उसके साथ ही एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक्स हब भी। ये पूरा एक क्लस्टर जैसा बन रहा है। और वाराणसी भी पीछे नहीं है, वहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का काम चल रहा है। हाँ, और उसे SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी का दर्जा भी मिला है। ये इंटरनेशनल लेवल पे काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और उधर चित्रकूट की तरफ देखें तो रानीपुर टाइगर रिजर्व
और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के चलते वो एक इको टूरिज्म हब जैसा बन रहा है। यहाँ एक पैटर्न है, अगर आप देखें, ये शहर अकेले अकेले नहीं बढ़ रहे हैं। अच्छा, हाँ, जैसे जेवर एयरपोर्ट और गंगा एक्सप्रेसवे जो मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा और देश का सबसे लंबा बताया जा रहा है। ये बड़े प्रोजेक्ट्स इन अलग अलग सेंटर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक नेटवर्क बना रहे हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ सफर आसान करने की बात नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति लगती है पूरे प्रदेश के आर्थिक और सांस्कृतिक लक्ष्यों को एक साथ साधने की। ये तो हुई इंफ्रा की बात। आर्थिक मोर्चे पे क्या चल रहा है? सुना है बजट बहुत बड़ा होने वाला है। हाँ, आंकड़े तो यही कह रहे हैं। यूपी का बजट 8 लाख करोड़ के पार जाने का अनुमान है, जो देश में शायद सबसे बड़ा राज्य बजट होगा। अरे वाह! और लक्ष्य तो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का है। हाँ, लक्ष्य बहुत बड़ा है और कहा जा रहा है कि जीएसडीपी ग्रोथ रेट देश में सबसे तेज चल रही है और महाराष्ट्र के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा, निवेश का क्या हाल है? वो जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुई थी 2023 में। हाँ, उसके नतीजे अब दिखने लगे हैं। सुनने में आया कि 40% से ज्यादा एमओयू, मतलब जो समझौते हुए थे, वो जमीन पर उतरने लगे हैं। किन सेक्टर्स में ज्यादा दिख रहा है ये? खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स में और फूड प्रोसेसिंग में काफी निवेश आ रहा है। और कुछ सरकारी योजनाएं भी हैं जो काफी चर्चा में है। हाँ, कई सारी हैं। जैसे एक मुख्यमंत्री हरित ऊर्जा उद्यमी योजना है, शायद सौर ऊर्जा में युवाओं के लिए। हाँ, वो सोलर एनर्जी में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए है। फिर यूपी ड्रोन पॉलिसी 2024 भी आई है। अच्छा, ड्रोन के लिए भी पॉलिसी? हाँ, ड्रोन के इस्तेमाल को रेगुलेट करने और साथ ही उसे बढ़ावा देने के लिए एक ड्रोन उत्कृष्टता केंद्र बनाने की भी बात है। और मिशन शक्ति 5.0 ये महिलाओं के लिए है शायद। बिल्कुल, महिला सुरक्षा और उनका आर्थिक सशक्तिकरण। इसमें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, SHGs, उन्हें ई-कॉमर्स से जोड़ने पर जोर है। और एक परिवार आईडी योजना भी है ना? हाँ, वो सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचाने के लिए है, मतलब गवर्नेंस को और एफिशिएंट बनाने की कोशिश है। ये सब योजनाएं और ये 1 ट्रिलियन का लक्ष्य, इरादे तो बहुत बड़े लगते हैं। बिल्कुल, ये आंकड़े और योजनाएं महत्वाकांक्षा तो दिखाती हैं। 1 ट्रिलियन का लक्ष्य सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके लिए बड़े पैमाने पर निवेश चाहिए, जो इंफ्रा में दिख भी रहा है। सही बात है। और साथ ही बहुत फोकस्ड नीतियां चाहिए, जैसे उनकी सेमीकंडक्टर नीति 2023 आई या ये ड्रोन नीति। ये सब उसी दिशा में कदम लगते हैं। और ये परिवार आईडी वाली बात, ये तो सीधे सीधे गवर्नेंस से जुड़ गई। हाँ, और ये डिजिटल गवर्नेंस पर जो फोकस है, इसी के लिए प्रदेश को 2025 का राष्ट्रपति डिजिटल गवर्नेंस अवार्ड भी मिला है। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डिलीवरी सुधारने पर काम हो रहा है। अच्छा, अब एकदम हाल की कुछ घटनाओं पर आते हैं। क्या क्या हुआ है बिल्कुल अभी अभी? एक तो प्रधानमंत्री ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के पहले फेज का उद्घाटन किया। हाँ, ये बड़ी खबर थी। और गंगा एक्सप्रेसवे के भी बड़े हिस्से अब ट्रैफिक के लिए खुल गए हैं। और वो चिप वाली बात क्या है? सेमीकंडक्टर? हाँ, ये बहुत अहम है। प्रदेश की सेमीकंडक्टर नीति के तहत यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी एरिया, मतलब वाइडा में एक ताइवानी कंपनी ने पहली चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम शुरू कर दिया। अरे वाह! भारत में चिप बनना शुरू, यूपी में? हाँ, ये देश की तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिए बहुत बड़ा कदम है। और लखनऊ में देश का पहला AI इनोवेशन हब भी शुरू हुआ है। तो मतलब AI सिटी नोएडा में और AI हब लखनऊ में। हाँ, AI पर काफी फोकस दिख रहा है। यहाँ ये भी दिख रहा है कि यूपी कैसे देश और दुनिया से जुड़ रहा है। बिल्कुल, जैसे लखनऊ में इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई, वो ODOP योजना जो है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, हाँ, वो तो काफी फेमस है। उस योजना और बेहतर इंफ्रा के दम पर इलेक्ट्रॉनिक सामान और खेती के उत्पादों के एक्सपोर्ट में यूपी देश के टॉप 3 राज्यों में आ गया है। अच्छा, एक्सपोर्ट में भी आ गए? हाँ, और फिर देखिए, अयोध्या को बेस्ट स्पिरिचुअल टूरिज्म डेस्टिनेशन का इंटरनेशनल अवार्ड मिला। वाराणसी में जो कार्यक्रम हो रहे हैं, ये सब मिलकर भारत की सॉफ्ट पावर को भी बढ़ा रहे हैं और यूपी उसमें एक केंद्र बनता जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो एक तरफ तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, अर्थव्यवस्था पर पूरा जोर है और साथ ही देश दुनिया में भी भूमिका बढ़ रही है। हाँ, डिजिटल गवर्नेंस और टूरिज्म में जो पहचान मिल रही है, वो भी इसी का हिस्सा लगती है। ऐसा लग रहा है प्रदेश कई मोर्चों पर एक साथ आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, और इसे समेटते हुए एक सवाल जो मेरे मन में आता है, जिस पर शायद सोचने की जरूरत है, वो ये कि देखिए, एक तरफ प्रदेश AI सिटी, AI हब, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री जैसी एकदम फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी अपना रहा है। हाँ, तो दूसरी तरफ अपनी जो पारंपरिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जड़ें हैं, जैसे अयोध्या, वाराणसी, उन्हें भी सींच रहा है, उन्हें भी मजबूत कर रहा है। सही बात है। तो ये दोनों रास्ते जो शायद ऊपर से देखने में थोड़े अलग लगें, इनका संतुलन आगे चलकर प्रदेश की पहचान को कैसे गढ़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। हाँ, ये एक अहम सवाल है।
और इस तेज रफ्तार विकास के साथ ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि तरक्की सस्टेनेबल हो, पर्यावरण का ध्यान रखा जाए और सबका साथ लेकर चलें, मतलब समावेशी हो? इसमें क्या चुनौतियां होंगी? ये कुछ सवाल हैं जो शायद आगे देखने लायक होंगे।